यस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, या इसको ऑफर कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रेड में काम आने वाला टॉपिक है। क्या होता है ये? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये डेवलप किया था जेएस मिल ने 1948 के अंदर। और ऑफर कर्व इसी को इम्प्रूव किया, फिर ऑफर कर्व टेक्निक वो डेवलप की थी मार्शल एंड एजवर्थ ने इसके बाद में। यानी बेस उन्होंने इसको डिमांड कर्व, जो अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड कर्व है, इसी को बनाया और इसी को डेवलप करके ऑफर कर्व एनालिसिस कर दिया। सर ऑफर कर्व क्या होता है? इट डिटरमाइन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट विच ट्रेड टेक प्लेस। मतलब एक देश और दूसरे देश के बीच में किस चीज की डिमांड हो सकती है, किस चीज का ट्रेड हो सकता है, उसकी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या होगी, उसको अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया जाएगा। एक आपकी है कंट्री ए, जो कि हम मानेंगे डोमेस्टिक कंट्री है, और मान लेते हैं कि वो टेक्सटाइल में बहुत एक्सपर्ट है। उसको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो चुका है टेक्सटाइल में, उसका टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है, कॉस्टिंग बहुत कम बैठती है और इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है। एक है कंट्री बी, जो कि फॉरेन कंट्री है और उसके पास रबर खूब है, मतलब वो रबर में स्पेशलाइजेशन उसका है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक टेक्सटाइल बेचने वाली कंट्री रबर बेचने वाली कंट्री से किस तरीके से डील करेगी। तो इसमें क्या होगा, ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए, जो कि टेक्सटाइल का काम करती है, इट स्टैंड्स फॉर द इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। वो ये चेक करेगी फॉरेन गुड्स की हमारे यहाँ कितनी डिमांड है, यानी रबर की कितनी डिमांड है, ये कंट्री ए ये देखेगी। ठीक है सर, ऑफर करो कंट्री बी क्या होगा? वो ये देखेगी, बी यानी फॉरेन कंट्री स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स, कि हमारी डोमेस्टिक गुड्स की फॉरेन में कितनी डिमांड है वो ये देखेगी। तो हम इसका डेरिवेशन जो सीखेंगे, डेरिवेशन ऑफ ऑफर कर्व होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। इसके लिए एक शेड्यूल जो है वो मैंने बनाया है, शेड्यूल ऑफ ट्रेड प्रोपेंसिटी ऑफ कंट्री ए। इसमें क्या है आप देखेंगे, एक तो टेक्सटाइल है जो कि हमारे लिए एक्सपोर्टेबल है, क्योंकि हम कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक बार में एक ही कंट्री का सोच सकते हैं। और दूसरी प्रोडक्ट हम देखेंगे रबर को, जो कि हमारे लिए इंपोर्टेबल है, क्योंकि कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेक्सटाइल को तो एक्सपोर्ट करेगा और रबर को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ये है टीओटी यानी टर्म्स ऑफ द ट्रेड। देखो शुरुआत में क्या होगा कि जो कंट्री ए है उसको 25 टेक्सटाइल की वो यूनिट देने को तैयार है, अगर कंट्री बी उसे 5 रबर की यूनिट दे दे, यानी रेशियो हो गया 5:1 का। अब वो कुछ रबर उसके पास आ गया तो ऑब्वियस है उसकी रबर लेने की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो जो है नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब वो कहेगा कि भाई हमको अब टेक्सटाइल की हम 40 यूनिट देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में रबर की अब हमको यूनिट 10 चाहिए होंगी, यानी रेशियो हो गया 4:1 का। अब आप कहोगे सर पहले 5:1 का रेशियो था, अब वो 4:1 का रेशियो क्यों हो गया? वो हुआ एलडीएमयू के कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्योंकि अब वो कहेगा भाई साहब अब मैं 40 टेक्सटाइल देने को तैयार हूँ, लेकिन रबर जो है ना मैं 10 लूंगा, रेशियो 4:1 का होगा। पहले मैं 5 के बदले में 1 करने के लिए तैयार था, अब मेरी इंटेंसिटी कम हो गई है, मेरी मार्जिन यूटिलिटी रबर के लिए कम हो गई है, इसलिए रेशियो हो गया 4:1। नेक्स्ट स्टेप में वो कहेगा मैं टेक्सटाइल 60 देने को तैयार हूं, लेकिन अब रबर मुझे 20 चाहिए होगा, रेशियो हो गया 3:1। आप देख रहे हैं रेशियो लगातार कम होता जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। फिर टेक्सटाइल की वो 80 यूनिट्स बेचने को तैयार है, लेकिन बदले में वो रबर जो लेगा 40 लेगा, रेशियो हो जाएगा 2:1। और बाद में आप देखेंगे कि इस लेवल पे आकर वो 100 टेक्सटाइल की यूनिट तब देगा जब उसे 100 रबर की यूनिट मिलेगी, क्योंकि अब उसका रबर का कोटा पूरा हो चुका है, उसको जितना रबर चाहिए तो रेशियो हो गया 1:1। यहाँ तक जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है आएगी यहाँ तक। इसके बाद उनके लिए ट्रेड करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में टेक्सटाइल वाला कहेगा कि मैं टेक्सटाइल तो कम दूंगा और रबर ज्यादा लूंगा। तो इस कंडीशन में रबर वाला कहेगा कि यार इस कंडीशन में तो मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी यहाँ आकर। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एलडीएमयू के कारण रेशियो जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। देखिए ये वाला रूल जो है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में तब काम आता है कि एक कंट्री है वो खूब प्रोडक्शन करती है किसी चीज का, लेकिन केवल उससे तो काम नहीं चल सकता ना, उसका टेक्सटाइल से ही काम नहीं चलेगा, उसको रबर भी चाहिए और रबर उसके पास होता नहीं है। तो फिर वो रबर दूसरी कंट्री से सेटलमेंट करती है कि भाई आप हमें रबर दे दो, हमारे पास टेक्सटाइल खूब है, आप हमसे टेक्सटाइल ले लो।
तो वो उनका सौदा तब तक चलता रहता है जब तक दोनों की फायदे की स्थिति है। जब तक दोनों की फायदे की स्थिति है दोनों काम करते रहेंगे। जहां दोनों का ये हो जाएगा कि यार अब हमारी टेक्सटाइल या रबर का जो इक्वेशन है वो नहीं बैठ रहा, तो उस कंडीशन में वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अपना बंद कर देंगे। इसको मैं अभी और आपकी इंटेंसिटी से समझाता हूँ। जो शेड्यूल आपने बनाया है उसी को अपन थोड़ा समझ रहे हैं। उस शेड्यूल को अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सेस है, यहाँ मैंने काउंटिंग लिख ली आपकी। ये रबर के लिए जो इम्पोर्टेबल आइटम है हमारे लिए, तो इम्पोर्टेबल आइटम हमेशा यहाँ लिखना है आपको। और ये आपका वाई एक्सेस है, यहाँ मैं टेक्सटाइल का डेटा लिखूंगा जो एक्सपोर्टेबल आइटम है, कंट्री ए की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ भी मैंने जो डेटा है वो पूरा लिख लिया। अब हम देखेंगे कि रबर और टेक्सटाइल, रबर एंड टेक्सटाइल के बीच में क्या रेशियो है। यहाँ देखें, अगर रबर 5 है तो टेक्सटाइल 25 है, अगर रबर 10 है तो टेक्सटाइल 40 है, इस तरीके से। तो अगर ये 5 है तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, और ये 25 है तो ये यहाँ होगा, तो डॉट मैंने लगा दिया यहाँ। फिर मैंने देखा 40 एंड 10, 10 रबर पे 40 टेक्सटाइल है, तो 10 रबर अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा और 40 आपका टेक्सटाइल यहाँ होगा। फिर नेक्स्ट है 20 पे 60, यानी ये 20 है तो ये यहाँ 60 होगा। फिर मैंने कहा 40 पे 80, यानी ये 40 है तो ये 80 होगा, यानी यहाँ। और 100 पे 100, यानी इसका 100 है तो इसका भी 100 होगा, और ये होगा आपका यहाँ। इस तरीके से ये अपना कर्व जो है वो आपका बन गया। इसके बाद एलडीएमयू के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम पहुंच चुके हो। अब इसके बाद आपका ये कर्व नीचे ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं कहूँ कि मान लो ये 90 है और ये 120 है तो इक्वल नहीं होता, इसलिए इरिलीवेंट हो जाता है, तो ये वाला अपन नहीं बनाते हैं। ये कहलाएगा ऑफर कर्व ऑफ ए। और मैं इन सबको अगर ऐड कर दूं जीरो से, अपने जीरो से इसको, तो ये इस तरीके से आपकी लाइंस जो हैं वो आपकी बन जाएंगी। हर डॉट को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऊपर उनके जो भी पॉइंट है उनसे इस तरीके से थोड़ा सा और एक्यूरेटली बनाएंगे तो ये लाइंस और अच्छी सी बन जाएंगी आपकी। इस तरह से आपकी लाइन बन सकती है। ये इसका कर्व होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव स्लोप है, सब बढ़ रहे हैं ऊपर। और ये नॉन लीनियर कर्व है ना, नॉन नॉट स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपका कर्व लेके जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ये आपका कहलाता है रिवर्स डिमांड कर्व, इसको अपन कहते हैं। और इसको अपन ऑफर कर्व भी कहते हैं। और ये ऑफर कर्व किसका बनाया अपन ने, भी ए का बनाया है। इसी तरीके से जब आप कंट्री बी के लिए ऑफर कर्व बनाएंगे कि यहाँ एक्सपोर्टेबल आइटम उसके लिए रबर रहेगा, यहाँ टेक्सटाइल रहेगा, उसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस साइड से बनेगा, और ये कहलाएगा ऑफर कर्व ऑफ बी। तो जैसे ए का बना है, ए का जो बना है इस तरीके का कर्व बना है, और बी का जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टीओटी यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिसाइड होगा, कहाँ डिसाइड होगा, तो ऑफर कर्व एनालिसिस अपन करके देखते हैं। ये हमारा कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये रबर के लिए है, ये टेक्सटाइल के लिए है। और आप देख रहे हैं कि ये है ऑफर कर्व ऑफ ए, और ये है ऑफर कर्व ऑफ बी, ये ऑफर कर्व ऑफ बी है। यहाँ इसने इंटरसेक्ट किया 100 के पॉइंट पर, इसको हमने दिया पॉइंट नंबर ए, इसको अपन ने यहाँ से ऐड कर दिया, और बी को हमने यहाँ से, मतलब रबर की क्या क्वांटिटी रहेगी हमको पता लग गया, और हमारा टेक्सटाइल का क्या रहेगा वो हमें पता लग गया। तो कुल मिलाकर हमने जो एनालिसिस किया, एक तो किया कंट्री ए का। कंट्री ए जो है ट्रेड को टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रही है और रबर को इंपोर्ट कर रही है। एक अपने देखी कंट्री बी, वो रबर को एक्सपोर्ट कर रही है और टेक्सटाइल को इंपोर्ट कर रही है। तो हमने ये देखा जो ए कंट्री है वो तो चाहेगी ओ ए अमाउंट एक्सपोर्ट करना। ओ ए का मतलब है ओ ए ये वाला, ये वो एक्सपोर्ट करना चाहिए।
और ओ बी जो है वो रबर का इंपोर्ट करना चाहेगी, ओ बी ये वाला, ये वो इंपोर्ट करना चाहेगी। अगर मैं कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो वो ओ बी एक्सपोर्ट करना चाहेगी, ओ बी ये वाला ओ बी, और ओ ए वो इंपोर्ट करना चाहेगी, ये ओ ए है वो import। वही एक जने का एक्सपोर्ट दूसरे के लिए इंपोर्ट है, बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम इसको ये देखेंगे कि सर इसका डेरिवेशन, चलो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हो गया कि दोनों जो है वो कहाँ सेट होते हैं, ये तो तय हो गया कि यहाँ पे ये ई पॉइंट पे सेट होंगे इक्विलिब्रियम पे, दोनों के लिए ये बी क्वांटिटी और इसके लिए ये ए क्वांटिटी जो है, जो वॉल्यूम है वो सही रहेगा। अब हम कहते हैं सर इसके अलावा अगर कंडीशन होती है तो उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो मैं देखो इसी को वापस दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका ऑफर कर्व ऑफ ए जा रहा है और ये आपका ऑफर कर्व ऑफ बी जा रहा है ना। या इनका इक्विलिब्रियम हुआ तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन से इसको, ये ट्रेड टर्म्स हैं आपकी ये आ गई कि सर अब आप किसी और पॉइंट पर अगर होगा तो क्या होगा। मान लेते हैं कि सर ये पॉइंट तो आपको पता लग गया कि ये इसका इक्विलिब्रियम यहाँ है और इसका इक्विलिब्रियम यहाँ है, ये तो हमको पता है। सर अगर इस क्वांटिटी पे हुआ, अगर इस क्वांटिटी पे हुआ तो जो कंट्री है वो कह रही है टेक्सटाइल अगर हम इस क्वांटिटी पे करते हैं तो उसके सामने अगर मैं डैश डैश करके ले जाऊं तो रबर की कितनी क्वांटिटी होगी, B2। रबर की कितनी क्वांटिटी होगी, B2। यानी वो इतना टेक्सटाइल देकर और इतना रबर जो है वो आपका ले सकता है। सेम अगर अपन ये देखें कि इस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर कहता है कि मैं इतना रबर जो है वो दूं, तो वो फिर इस कंडीशन में यहाँ आकर आपका इक्विलिब्रियम बनेगा इसका A2 का। तो इस कंडीशन में ये लाइन आपकी यहाँ तक जाएगी तो वो इतना टेक्सटाइल जो है वो लेने का कोशिश करेगा। मैं इतना रबर दे दूं तो मैं इतना टेक्सटाइल ले लूंगा। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं कुछ मायने में उसके फायदे में रहेगी, लेकिन एक लेवल पर आकर ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ आकर, ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद क्या होगा, ये जो है इररिलेटिव हो जाएंगे, नॉन रिलेटेड टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद वो टर्म ऑफ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से वो यहाँ के हर लेवल पे बिजनेस करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ इनको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, इस लेवल पे कुछ ना कुछ फायदा उनका हो रहा है, वो बिजनेस करना चाहेंगे। पर ई पॉइंट के बाद, यहाँ के बाद वो इस काम को नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर समझने की जगह ये है कि वहां इस किसी भी पॉइंट पर अगर वो काम कर रहा है उसको फायदा है, ये भी किसी भी पॉइंट पे काम कर रहा है उसको फायदा है। ये आपका पॉइंट नंबर ई हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। इसके आगे जाने पे किसी भी कंट्री को फायदा नहीं हो सकता। तो ये चीज जो है अपन को यहाँ समझनी होती है। तो कुल मिलाकर ये आपकी पूरी थ्योरी है जो कि आपको याद करनी है। सारे ऑफर कर्व वगैरह जो बनेंगे ये सब चीजें हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। ऑफर कर्व ए का भी बनेगा, ऑफर कर्व बी का भी बनेगा। तो ये होती है आपकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड कर्व।